अपना अपना स्टैंड है। आजकल जो राजनीति चल रही है उसमें विरासत बेटे को ही मिलता है। भी कहीं कहीं इंटरेस्ट क्लैश करता है, कहीं क्लैश किया होगा। मैं संभावना जो तलाश रहा था या जो देख रहा था कि थोड़ा मुस्लिम वोट यदि आरजेडी से टूटता है तो बाकी एनडीए की जो ताकत है वो जिताने में सक्षम होगा। ये जी। एक बहस फिर छिड़ गई है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। राजनीतिक उत्तराधिकारी की हम बात करें, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो पशुपति पारस ही पूरी कर सकते हैं। सहमत हैं आप? देखिए, इसमें अपना अपना स्टैंड है। आजकल जो राजनीति चल रही है उसमें विरासत बेटे को ही मिलता है और सभी पार्टियों में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। पूरे देश में विरासत ट्रांसफर होता है, भाई को नहीं, विरासत ट्रांसफर होता है या तो पत्नी को या बेटा को। तो रामविलास पासवान की विरासत निश्चित तौर से चिराग पासवान के साथ जाएगा। जी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और बिहार की राजनीति की एक कद्दावर शख्सियत डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ मौजूद सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में उपचुनाव है और बिहार उपचुनाव पर हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, लेकिन आपने कहा था मुस्लिम उम्मीदवार की बात आपने कही थी कि एनडीए को मुस्लिम उम्मीदवार उतारना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने जिस तरफ इशारा किया है, प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाने जा रहे हैं और शायद इसका आकलन आपने पहले कर लिया हो, इसीलिए आपने बयान दिया हो। मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे ही किसी गठबंधन का या किसी राजनीतिक दल की नैया जहानाबाद में पार होगी इस बार? जहानाबाद में उपचुनाव नहीं है, वो बेलागंज में है, वो गया संसदीय क्षेत्र में है। लेकिन कुछ राजनीतिक बयानबाजी वहाँ हो रहे थे बेलागंज के, जिसमें हमारी प्रतिक्रिया आई थी कि यदि वहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया जाता है, ऐसे तो हम समर्थन करेंगे दूसरे को भी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार बनाया जाता है तो परिणाम ज़्यादा बेहतर प्रतीत होता है। यही मेरा स्टैंड था वहाँ। मुस्लिम उम्मीदवार ही तय करेंगे, क्योंकि एनडीए आपकी बात माने न माने, आपकी सलाह पर गौर करे न करे, प्रशांत किशोर किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाने जा रहे हैं। तो मुस्लिम चेहरा ही इस बार हर राजनीतिक खेमे की तरफ से होगा। देखिए, मुस्लिम चेहरा सिर्फ होने से नहीं होगा, उसकी अपनी पकड़ होनी चाहिए और वो फॉर्मिडेबल होगा तो दूसरे लोग भी उसमें ताकत लगाएंगे और सीट जीता जा सकता है। आप ये मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, जनसुराज का कोई मुस्लिम उम्मीदवार हुआ बेलागंज से और एनडीए ने आपकी सलाह नहीं मानी, तो थोड़ी मुश्किल होगी एनडीए के लिए? हम एनडीए किसको कैंडिडेट बनाएगा इसके पक्ष और विपक्ष में नहीं है। हमने एक जस्ट वहाँ का सिचुएशन है उसके संदर्भ में ये बात कही। अब कौन किसको लड़ाएंगे ये उनका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। मैं संभावना जो तलाश रहा था या जो देख रहा था कि थोड़ा मुस्लिम वोट यदि आरजेडी से टूटता है तो बाकी एनडीए की जो ताकत है वो जिताने में सक्षम होगा। ये जी। एक बहस फिर छिड़ गई है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। राजनीतिक उत्तराधिकारी की हम बात करें, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो पशुपति पारस ही पूरी कर सकते हैं। सहमत हैं आप? देखिए, इसमें अपना अपना स्टैंड है। आजकल जो राजनीति चल रही है उसमें विरासत बेटे को ही मिलता है और सभी पार्टियों में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। पूरे देश में विरासत ट्रांसफर होता है, भाई को नहीं, विरासत ट्रांसफर होता है या तो पत्नी को या बेटा को।
तो रामविलास पासवान की विरासत निश्चित तौर से चिराग पासवान के साथ जाएगा। जी और ऐसे तो पारस जी भी नेता हैं, जी उनकी भी अपनी एक पहचान है, और रामविलास जी के भाई हैं, इसलिए वह भी एक फैक्टर हैं। मगर विरासत का ट्रांसफर होना, वो अब उस विरासत को कितना वो संभाल के रख पाएंगे, ये निर्भर करता है चिराग पासवान। नहीं, एनडीए में एक दिलचस्प खेल भी देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं और दोनों भिड़ रहे हैं आपस में। खासकर जीतन राम मांझी कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं, चाहे वो पशुपति पारस को लेकर बयान हो, उससे पहले आरक्षण को लेकर बयान हो, चिराग पासवान पर कभी सधे अंदाज में और कभी बिल्कुल खुलकर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान और मांझी बार बार क्यों भिड़ रहे हैं? जीतन राम मांझी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके बातों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, और उनके समझ में जो बातें आई हैं उस संदर्भ में बोलते हैं। उनके कंटेम्पररी हैं पारस जी, तो वो बोले हैं, तो इसमें कोई है तौबा मचने की जरूरत नहीं है। एक साथ रहते हुए भी कहीं कहीं इंटरेस्ट क्लैश करता है, कहीं क्लैश किया होगा। एक आखिरी सवाल है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बात ना हो तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। नीतीश कुमार की एक तस्वीर कल वायरल है, रावण दहन के कार्यक्रम में पहुंचे थे और तीर धनुष हाथ से छूट गया। फिर कई तरह की चर्चा भी है कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है और तीर निशाने पर लग ही नहीं रहा है, तीर ही छूट जा रहा है निशाना लगने से पहले। बहुत सारी चर्चाएं, वायरल क्यों हो जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? कोई भी पॉलिटिकल आदमी वायरल होता है तो उसको फायदा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी में वो काउंट होता है। तीर और धनुष चलाने का काम मुख्यमंत्री का नहीं ना है, या आर्चरी का वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं ना है, वो तो राजनीति के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो राजनीति में इतने लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, काफी कंट्रास्ट के बाद, काफी विरोध के बाद, यही वायरल चीजें तो उनकी ताकत को बढ़ाता है। इसलिए हो सकता है वायरल हो गया, आप लोगों ने वायरल किया, उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को फायदा हुआ। डॉक्टर अरुण कुमार आजकल नीतीश कुमार की ढाल बने हुए नजर आते हैं और इसीलिए फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि दूरियां मिट गई हैं, दोनों साथ आ रहे हैं। भाई हमारा क्या दोष है, हम पत्रकारों का क्या दोष है जब इस तरह से चर्चा होगी और आप ढाल बने हुए नजर आएंगे तो फिर गैस तो लगेंगे। देखिए, जो राजनीतिक परिदृश्य है और उसमें जो चीजें सामने आती है, तो जो बेहतर हो उसके पक्ष में हम बोलते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं तो विपक्ष में बोलते हैं। और मेरा जो उस समय कमेंट था वो ठीक था, उस संदर्भ में, उस कालखंड में उनके पीछे कोई जरूर लगा हुआ था जो उनको समय पर दवा ये वो नहीं प्रोवाइड हो रहा था, जिससे उनकी बीमारी बढ़ रही थी। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अगली पारी के लिए तैयारी कर रहे हैं और खेल दिलचस्प होगा, ऐसी संभावना। जेडीयू के क्योंकि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी बहुत बारीक नज़र होती है, आप चीज़ों को समझते हैं, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में क्या वाकई नंबर 2 के लिए कोई भीषण लड़ाई चल रही है? इस रेस में अशोक चौधरी हैं, इस लड़ाई में विजेंद्र यादव हैं, इस रेस में विजय चौधरी हैं, इस रेस में ललन सिंह हैं। देखिए, हर एक पार्टी में पार्टी का एक प्रोग्राम पॉलिसी होता है, और विद इन पार्टी भी व्यक्तिगत अपनी पर्सनैलिटी को सत्ता के धुरी के करीब रहने वाले लोगों के बीच जाने का, निखरने का, सत्ता का अधिक से अधिक अपने पक्ष में झुकाव का ये लोग प्रयास करते हैं। चल रहा होगा, मैं नहीं बहुत जानता हूँ, इंटरनल मैटर है उन लोगों का। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के जहानाबाद के पूर्व सांसद और बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।